धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गुरुवार, जुमेरात यानी कि बृहस्पतिवार, नहीं तो थर्सडे कह सकते हैं, जब मैं घर जा रहा था, आपको पता है फ्राइडे की छुट्टी रखते हैं, तो उस वक्त जल्दबाजी में खबर से आपको रूबरू कराया था कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के घर पर एनआईए छापेमारी कर रही है। बस उतनी खबर बता के मैं रह गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल बाकी रह जाते हैं कि आखिर एनआईए ने क्यों छापेमारी की। आखिर ऐसा कौन सी टेरर फंडिंग थी जिसके तार ढूंढते हुए अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम के घर पहुंच गई एनआईए, और ये सिलसिला कश्मीर से दिल्ली तक कैसे जुड़ा, और आखिर उनके घर से बरामद क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, ये सारी चीजें जानने की आज कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्काइप पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। ठीक, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है, क्या लेके गई है ना ये आपके यहाँ से? देखिए, शुरुआत से बता देता हूँ कि सुबह सुबह 7 बजे से पहले, मतलब 6:58 पे वो लोग मेरे गेट पे आ गए और घंटी बजाई। जिसके बाद मेरा बच्चा जो है बाहर निकला, पूछा क्या है, उन्होंने कहा हम एनआईए से आए हैं। उनका ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, इसलिए गेट अंदर से बंद होता है। ये इन 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा, उनकी बेसब्री इतनी थी कि फिर वो लोग कूद करके अंदर जो है घुस आए। जी, इतनी बेसब्री उनकी। और फौरन ही ऊपर, हम लोग पहली मंजिल पे रहते हैं, वहां पहुंच गए और बहुत तेजी से खटखटाया, खोल दिया गया। खैर, कहा कि हम लोग एनआईए से आए हैं और यहाँ पे सर्च करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा भाई कोई ऑर्डर वगैरह है, दिखाइए मुझे आप। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ लीजिए। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उन्होंने मुझे कहा ये पढ़ लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ था, कोई मिस्टर यादव है, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसका ऑर्डर था कि जफरुल इस्लाम खान जो चैरिटी अलायंस के सदर हैं, उनके घर और ऑफिस पर छापा मारा जाए और वहाँ पर उसके जो अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, कागजात हैं, कच्ची रसीदें हैं, क्या क्या है वो सब लिखा हुआ उसके अंदर, वो सब जब्त कर ली जाए उसको। और ये इसलिए उसमें ये जिक्र है उसमें कि चैरिटी अलायंस कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग करता है, ये उसमें लिखा हुआ उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया सोफे को, मैंने कहा जाइए तलाश कीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले बल्कि घुसते ही उन्होंने सबसे कहा मोबाइल रख दीजिए यहाँ पे। तो सारे घर के, मेरा दामाद भी उस वक्त आया हुआ था, बच्ची छोटी वाली वो भी आई हुई थी जो, और हम लोग घर में जो रहते हैं वो सबके उन्होंने मोबाइल रखवा लिए और फिर अपने बैग में रख लिया उसको। उसके बाद जो है उन्होंने तलाशी शुरू की, एक एक कमरे में जा कर के। पहले कमरे में उन्होंने तकरीबन 45 मिनट लगा दिए, फिर अगले वाले कमरे में कुछ आधा घंटा लगाया होगा, इस तरह से बहरहाल। और फिर वो लोग, हम लोग ऊपर रहते हैं, नीचे ऑफिस है, फिर नीचे गए। नीचे उन्होंने हर कमरे के अंदर जो भी समझ में आया कागज़ उठाया। उसके अलावा उन्होंने सारे जो लैपटॉप हैं वो ले लिए, मोबाइल के अलावा सारे लैपटॉप ले लिए उन्होंने। फिर जो डेस्कटॉप हैं उसके हार्ड डिस्क निकाल ली उसकी, मतलब पूरा एक वो एक अच्छा खासा सामान जो है। फिर उन्होंने जो कागजात उनको समझ में आया वो ले लिए उन्होंने। और इस तरह से वो तकरीबन 11 बजे यहाँ से निकले जी, और ये सब सामान लेकर के वो शाहीन बाग पुलिस स्टेशन गए, जी, जहां पर उन्होंने उनको सीजर मेमो जो उन्होंने सामान जब्त किया वहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये खिलाफ वर्जी की कानूनी, वो उसको पुलिस स्टेशन ले गए और मेरे बेटे को भी वहां ले गए। और ये सिलसिला 11 बजे से 7 बजे जाके पूरा हुआ। जी, तो ये उसकी रजिस्ट्रेशन और एक कागज के ऊपर क्या क्या सामान उन्होंने लिखा है, 1 2 3 4 5 6 50 60, मतलब मान ली क्या क्या चीजें सब उसमें लिखी गई उसके अंदर। उनके दस्तखत लिए गए, हर कागज पर उनके दस्तखत लिए गए और उसके बाद फिर उनको छोड़ा। और इस बीच में उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, ना मुझसे ना मेरे बेटे से जो वहाँ स्टेशन में पुलिस स्टेशन गया था, कोई सवाल नहीं किया। बस ये कि हम आए हैं और बस आप देखिए। और उन्होंने ये भी मतलब बहुत ही यानी सख्त लहजे में कहा कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए वरना हम अपना काम करना जानते हैं। तो धमकी भी उन्होंने दी, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं, सही बात है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं, लेकिन उन्होंने आते ही इन्होंने धमकी भी दे दी। और बहरहाल हमने कुछ भी उसमें उनसे कोई रखनांदाजी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बाद में जब बहुत से लोग बाहर जमा हो गए, घर के बाहर जमा हो गए, उन्होंने
हमारी गली को दोनों तरफ से बंद कर दिया था। मतलब काफी तादाद में पुलिस लाई थी, ऊपर भी पुलिस थी, नीचे भी पुलिस थी, पास वाली बिल्डिंग के अंदर भी छुपे हुए थे, फिर जो दोनों नुक्कड़ हैं वहां पर छुपे हुए थे, 5-6-7 गाड़ियां थी, उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। तो इस तरह से ये, तो उनसे उनकी कुछ तलखलामी हुई, कुछ ऐसे ही बात नहीं हुई, उनका भी क्या आए, किस लिए आए, इस तरह की बात हुई, और इसके नतीजे में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक और मुकदमा जो है कि साहब इन्होंने हमें काम करने से रोकने की कोशिश की, जबकि मैं समझता हूँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बैठा हुआ वहाँ पे सोफे, वहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में सुन रहा था, इसलिए आवाज़ें आ रही थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उन्हें काम नहीं करने दिया, हालांकि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, किसी ने उनको काम से नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा कि कागज़ क्यों ले रहे हो, जो भी उनको समझ में आया। हालांकि बहुत से कागज़ वो बेकार ले गए थे, जो कि उन्होंने बाद में शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से वापस किए कि भाई ये हमारे किसी काम का नहीं, ले जाओ उसको। और बाद में मैंने ट्वीट करके ये बातें, जिसलिए कि हमारी कोई बात ही नहीं हो रही थी और पूरा उनका गोदी मीडिया तो बिल्कुल चिल्ला रहा था। तो अब उनका ये कहना है कि ये हम जो है अपनी जो उनकी लेबोरेटरी है उसके अंदर भेजेंगे, और वो कह रहे हैं कम से कम 1 महीने में रिपोर्ट आएगी। मतलब ये सारे हमारे लैपटॉप हैं, हार्ड डिस्क हैं, वगैरह वगैरह हैं, जो कागजात हैं उसका मुताला करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं आपको कि उन्होंने उसी दिन शाम को, जबकि वो लिस्ट बनी नहीं थी, 7 बजे रात को जो है लिस्ट बनी है, उससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया अपने स्टेटमेंट जारी करके कि बहुत से जो है खतरनाक कागजात मिले। अभी आपने देखा ही नहीं, अभी आप तो उठा कर खाली उसको ले जा रहे थे, उसको अभी देखा ही नहीं। देखने में भी आपको काफी महीनों में शायद लग सकता है, इसलिए कागजा है उस समझना उसको भी, इससे क्या कॉन्टेक्स्ट उसका है। ऐलान कर दिया उन्होंने। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब सुबह को ये रेड चल रही, 4 घंटे चली है, तो इन्होंने जर्नलिस्टों को, मीडिया को, सब लोगों को मना कर रखा था, कोई अंदर नहीं आ सकता था। मतलब गली के बाहर ही दोनों तरफ से मना कर रखा था, नहीं आ सकता। लेकिन रिपब्लिक टीवी की गाड़ी बिल्कुल शुरू में आकर के मेरे घर के सामने खड़ी हो गई। मतलब उनकी आदत है। रिपब्लिक टीवी जो है उसका जिक्र कर रहा हूं मैं। जब इसने वहां से बकवास करना शुरू किया और ये कहा कि ये लोग मेरा कैमरा तोड़ रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, बिल्कुल झूठ बात है, तो लोग एकदम गुस्सा हो गए, उन्होंने उसको भगा दिया उसको। ये भी हकीकत है। लोगों ने कहा तुम लोग सिर्फ झूठ बोलते हो, जाओ यहाँ से। तो उनको जबरदस्ती जाना पड़ा उनको। वो अपना वो काम जो करने आए थे वो नहीं कर पाए, इसलिए अवाम भी बहरहाल बेदार हैं और वो समझते हैं उसको। ठीक है, अब कुछ चीजों को सवाल के जरिए समझ लेते हैं। आपने बात की फोर्सफुली एंट्री की। फोर्सफुली एंट्री के वक्त वो मीडिया लेके नहीं आए, हो सकता था पी चिदम्बरम के घर में जैसे घुसे थे उस तरीके का मीडिया अपने साथ रखते और कूदते हुए आता कि देखिए जफरुल इस्लाम के घर में कूद के दाखिल हुए, तो ये भी एक सीन क्रिएट कर सकते थे वो, लेकिन मीडिया नहीं लाए। उसके लिए तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं नहीं, मीडिया तो लाए ना, उनका गोदी मीडिया तो आया ना, उनका रिपब्लिक टीवी तो आया, वो शुरू से मौजूद था वहां पे। बाद में आया ना सर, मैं कह रहा हूँ फोर्सफुली जब एंट्री हुई तो उस वक्त अगर वो चाहते तो मीडिया ला सकते थे और पी चिदम्बरम की तरह आपके यहाँ ड्रामा दिखा सकते थे कि दीवार कूद के अंदर दाखिल हुए। इसका इम्कान है कि वो उस वक्त बिल्कुल ना पहुंचे होंगे, लेकिन तकरीबन शुरू से मौजूद थे वो, ये है। लेकिन उसके अलावा किसी को इजाजत नहीं मिली। और दूसरे बहुत से टीवी के इसके उसके लोग थे, लेकिन वो बाहरी से। बाद में मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, जब ये खत्म भी हो गया, चले गए, तो मैंने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना उनना है ना। तो आप पे जो आरोप है, आपकी जो चैरिटी है, उसका कश्मीर से कोई संबंध है? कोई फंडिंग आप कश्मीर के नाम पे करते हैं? कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी हमारा कश्मीर से ताल्लुक नहीं है। मैंने ये भी ट्वीट में भी बताया है कि हमने जब वहाँ पे 2014 में यहाँ पे सैलाब आया था, उस वक्त हमने मदद की थी, और यकीनन दुनिया भर ने मदद की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद की थी, सब ने मदद की थी, बाहर से भी लोग आए थे, मदद की थी उन्होंने। तो हमने कुछ कंबल बांटे थे, कुछ हमने फूड किट्स बांटी थी, कुछ हमने दवाएं भेजी थी, ये हमने जरूर किया है। उसके अलावा हमारा कोई खास काम वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे कोई, ना 2014 से पहले ना 2014 के बाद। तकरीबन पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। लेकिन हमारी संस्था कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई ऐसी नहीं इंटरनेशनल के टाइप की नहीं, छोटी सी है, बहुत बड़ा हमारा बजट नहीं होता है। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो उसके लिए हम अपील भी करते हैं, लोग मदद भी करते हैं। तो हमने उस सैलाब के दौरान तो यकीनन काम किया है, और ये बिल्कुल अच्छा है। बल्कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमको सर्टिफिकेट देना चाहिए उसके लिए। लेकिन उसके बजाय ये इल्ज़ाम हो गया कि हमने उसकी मदद की, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और बल्कि मैं ये भी बताऊं आपको, आप ही के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कश्मीर के जो मतलब लीडरान हैं, मेरी उनसे जाती जान पहचान है और इससे इनकार नहीं करता मैं। लेकिन मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 2013 वगैरह से कश्मीर गया ही नहीं।
आखिरी बार जो है एक जमुरत हबीब की किताब वहां पे रिलीज होनी तो उसमें मैं गया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं। अगर मेरा ऐसी कोई खास ताल्लुक होता तो कौन सी मुश्किल, ना मुझे वीजा चाहिए ना मुझे पासपोर्ट चाहिए, खाली जो है ठीक ना ठीक जब है। जहां मैं जा सकता हूँ वहां पे, लेकिन जी मैं नहीं गया हूँ वहां पे। जी जी ठीक है। दूसरी बात यह है कि जी वहां के लोग मुझसे नाराज हैं। देखिए बताऊं मैं आपको, हाँ। गिलानी साहब तो सबसे बड़े उनके सेपरेटिस्ट लीडर हैं ना। हम्म ये 2010 में हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस एक की थी जामिया मिल्लिया के अंदर, उसमें उनको बहुत उनकी तरफ से आया कि मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हमने कहा कि यह हमारा इंटरफेथ डायलॉग की कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ इसके बारे में आपको बोलना है तो बोलिए, वरना आप मत हम्म बोलिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसी के बारे में बोलूंगा। लेकिन जब उनको मौका दिया तो मालिक कहाँ कहाँ बोलने लगे, तो मैंने खड़े होकर, इसलिए कि मैं ही कॉन्फ्रेंस चला रहा था, मैंने खड़े होकर मना किया उनका, गलत बात कर रहे हैं आप, हम्म। ये टॉपिक नहीं है, इसके बारे में कहीं और जाके बात कीजिए आप। तो नाराज हो गए। फिर कॉन्फ्रेंस जो है बीच में जब जोहर के वक्त खत्म हुई है एक खाने होने के लिए, मैं बाहर निकला तो वो एक जमघटी में खड़े हुए थे, बहुत काफी लोग थे उसमें खड़े हुए थे। तो मैं भी वहीं से गुजरा, तो मुझे मुखातब करके फरमाते हैं, यानी साहब आप लोग के दिल पत्थर के हो गए। यानी कि आपकी उनसे नाराजगी मतलब और 2013 के बाद से आप कभी मतलब कश्मीर ये नहीं किस गए हैं। का जो है हमसे ठीक है सर। जी जाना नहीं, लेकिन हम ठीक। जी उससे मैं। जी जी पहले से 2010 की बात बता रहा हूँ, हमने जो है देखिए जी इजाफा करने दीजिए, हमने कश्मीर के मामलात में बोला भी है लिखा भी है। लेकिन क्या लिखा है? लिखा है ये है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर फौज को रिहायशी इलाकों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको सरहद पर रहना चाहिए, इसलिए कि पुलिस जो है वो काफी है रिहायशी इलाकों में, कोई मसला हो तो उसको हल करने के लिए पुलिस फौज क्यों रहती है। आज वहाँ मसला यह है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौक में, हर सड़क पे एक फौजी खड़ा हुआ है। जब फौजी इस तरह खड़ा होगा, फौजी तो बात करता नहीं ना, फौजी तो खाली ऑर्डर देता है, तो फिर पुलिस वाले बात समझते हैं, इसलिए मकामी होते हैं। तो ये हमने कहा। तो आपने अपना पक्ष रखा, ये बताया कि आपने कश्मीर की किस मामले में कैसे मदद की, आपने ये तक बताया कश्मीर के नेताओं से आपका किस तरीके से ताल्लुक है और कौन कश्मीर के नेता आपसे नाराज हैं, तमाम चीजें आपने बताने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर मान लीजिए 2014 में आपने कश्मीर की मदद की, तो अब जाके 2020 में एनआईए इस मामले में क्यों एक्टिव हो गया है? ये तो हमको मालूम नहीं है। असल में हकीकत यह है कि बीजेपी के नेता मुझसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि कमीशन में हमने कुछ ऐसे काम किए जिससे उनको तकलीफ पहुंची है। खास तरीके से जो फसाद यहाँ दिल्ली में उन्होंने करवाया था, उसके सिलसिले में हमने जो रिपोर्ट जारी करा दिया और खुद हमने कुछ बयानात दिए, हमने बहुत से ऑर्डर पुलिस को दिए, नोटिस भेजे वगैरह वगैरह, उससे उनको तकलीफ है। हमने खुद कपिल मिश्रा का नाम लेकर के नोटिस दिया हुआ है, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन वो कागज पर मौजूद है। किसी दिन भी उसके बारे में सवाल हो सकता है, पार्लियामेंट में, असेंबली में, आरटीआई के जरिए पूछ सकता है कि भाई कमीशन ने आपको ये सब चीजें भेजी थी, एक दो थोड़ी 10-12 चीजें हमने इस तरह की जो लोग की है वहां पे उसके बारे में भेजा हुआ है। तो इस सब चीजों से उनको नाराजगी है, तो उस नाराजगी को किसी तरह से कहीं ना कहीं तो करेंगे, इसलिए उसके खिलाफ तो बोल नहीं सकते। क्या सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट की वजह से नाराजगी है, या आपने जो कुवैत को लेके ट्वीट कर दिया था जिसपे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, स्पेशल सेल जांच कर रही है, वहीं से तमाम सिलसिला शुरू होता है? नहीं नहीं नहीं, सिलसिला तो पहले से शुरू, सिलसिला जो है 4 मार्च से शुरू हो गया। 2 मार्च को हमने ऑफिशियल विजिट वहां पे की थी कमीशन की। जी उसके बाद 4 मार्च को मैंने जो है एक बयान जारी किया, कमीशन की तरफ से बयान जारी किया कि वहां हमने क्या पाया। उसके अंदर ये बात कही कि वहां जो फसाद हुआ था वो प्री प्लान था, पहले से उसकी प्लानिंग थी, और एक खास जो है कम्युनिटी को, यानी मुसलमानों को उसमें टारगेट किया गया था, और सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। मस्जिदें तोड़ी गई हैं, मस्जिदें जलाई गई हैं, मस्जिदें ब्लास्ट की गई, ये सब हमने बात कही। वो छोटी सी रिपोर्ट थी, 3 सफ़े की मखाल रिपोर्ट थी। दिन से इन्होंने हंगामा शुरू किया, उसी दिन शाम को जिस दिन ये रिपोर्ट निकली है, उनके ट्रॉल ये सब है और इनके गोदी मीडिया हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद वो ट्वीट आया है, तो ट्वीट का मसला तो खत्म हो गया, इसलिए कि उन्होंने 3 केस जो है बीजेपी के हमनवा लोग या आरएसएस के जो लोग, उन्होंने हाई कोर्ट में गए, तीनों को तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये जो दिल्ली गवर्नमेंट से कहा कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन इससे पहले कोई एक्शन लेते, उनका मतलब ये था कि जफर इस्लाम को कमीशन की चेयरमैनशिप से निकाल दो। तो ठीक है। हमारी गवर्नमेंट थी, उसने ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो चंद हफ्ते रह गए हैं, एक नई। आपने कहा कि 2 मार्च को जब आपने रिपोर्ट जारी की, वो 3 सफ़े की यानी कि 3 पन्ने की रिपोर्ट थी, उसके बाद 4 मार्च से ये आपको टारगेट किया जाने लगा, और सीधा सीधा टारगेट ये था कि आपको डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं हटाया, आपका कार्यकाल पूरा हो गया, दोबारा कार्यकाल का मौका आपको नहीं दिया।
लेकिन आपकी जो दिल्ली दंगे पे रिपोर्ट आई है वो तो सबसे बाद में आई है सर। आपकी रिपोर्ट पे तो लोगों ने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग सोता रहा दिल्ली दंगे के मामले में सबसे आखिर में रिपोर्ट जारी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहिए आप। देखिए, वो रिपोर्ट ऐसी नहीं होती कि आप ऐसी मशीन में डालें और निकाल लें, ऐसा नहीं होता। रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई, ये 9 मार्च को, बाद में नहीं, 9 मार्च को बनाई गई है। और जैसे ही बेचारी कमेटी ने काम शुरू किया, ये कोविड शुरू हो गया, कोरोना शुरू हो गया। कोरोना की वजह से आना जाना बंद हो गया। फिर भी हमने उनको जो है खत वत लिख करके उनके आने जाने की इजाज़त उनको 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 दिलाई उनको। उसके अलावा जो है हमने जो है उन्होंने जूम के जरिए कुछ तकरीबन 10 मीटिंगें जूम के जरिए की, ये उनका काम। लेकिन वो काम वो कर नहीं पाए। उनको हमने 1 महीना दिया था। मतलब अगर वो सही तरीके से काम करते, 9 मार्च को दिया था तो 9 अप्रैल को रिपोर्ट दे देते और 15 अप्रैल 20 अप्रैल वगैरह को हम निकाल देते। लेकिन कोरोना ऐसा मसला था उस वक्त, लॉकडाउन आपको मालूम है कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल लॉकडाउन इंडिया में था। एकदम क्या हो रहा था, लोगों की पिटाई हो रही थी, इलाकों को बंद किया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो ऐसी हालत में उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर जरा सा जब लॉकडाउन हल्का हुआ है तो उन्होंने जून के शुरू में उन्होंने हमसे ये खत लिख के कहा कि भाई ये हम काम नहीं कर पाए, इसलिए कि हम हमारे लिए बहुत मुश्किल था वहाँ से जाना वगैरह। तो हमने जो है हमको ज़रा और टाइम दीजिए। तो फिर हमने उनको जून के आखिर तक टाइम दे दिया। इस तरह से उन्होंने 27 जून को रिपोर्ट पेश की। बहुत मुश्किल हालात में पेश की। उस वक्त भी इतना आसान नहीं था आना जाना। और उसके अलावा पुलिस ने कोई भी कोऑपरेशन उनके साथ नहीं किया। हमने पुलिस को लिखा कि ये मालूमात कीजिए, उन्होंने पुलिस से मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उसके बावजूद वो आना, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कोरोना का दौर था, लॉकडाउन लागू था, इस वजह से रिपोर्ट आने में देरी हुई। लेकिन अब एक बात बताइए, एनआईए जिस तरीके से आपके घर में घुसी, तमाम चीजों को कलेक्ट करके ले गई, आप कह रहे हैं कुछ मिला नहीं, और शाम को प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, इसको लेके भी आप क्या कोर्ट का सहारा लेंगे अब? नहीं नहीं, हम तो कोर्ट में जाएंगे ही, इंतजाम हो रहा है उसका। ऐसा नहीं है, हम चुप बैठे नहीं रहेंगे। जो भी अदालती कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उनकी तरफ से भी जो आएगा उसको भी हम जो है कानूनी तरीके से लड़ेंगे। बाकी तो हम एक महज़ब और शरीफ इंसान है, हम गलत बातों पे यकीन नहीं रखते। लेकिन जो रास्ते हमको कानूनी तौर से खुले हुए हैं उससे हम उसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। इसलिए कि उसमें कुछ जान नहीं है। बल्कि मैंने तो इसको कहा, बल्कि दुनिया में अल जज़ीरा ने भी उसको हेडलाइन बनाई उसको, कि ये हिमालय के इतनी बड़ा झूठ है। ये इतना बड़ा झूठ जो बोला उन्होंने कि हम या हमारी जो तंजीम है वो कश्मीर की दहशतगर्दी की तायद करती है, एकदम यानी सफेद झूठ से भी ज्यादा झूठ है ये। क्या आपको डरा के, मैं सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको डरा के, आपसे मतलब है आप अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रखते हैं, पूरे इंटरनेशनल वेब पे आपकी बड़ी पहचान है डॉक्टर जफरुल इस्लाम के, क्या आपको डरा के आपके चेहरे के जरिए समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो खाली जफरुल इस्लाम जो है वो खाली वो उनका जो है वो नहीं है मकसद उनका उसको डराना, बल्कि सारे मुस्लिम समाज को डराना मकसद है। बिल्कुल साफ बोलता हूँ मैं, सारे मुस्लिम समाज को, खसूसन इसलिए कि इससे इतना बड़ा पूरे मुल्क में तारीखी जो है, जो हमने जो प्रोटेस्ट किया, मतलब हमने मतलब मुस्लिम कौम ने और दूसरे लिबरल और सेकुलर लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया 3 महीने तक चला, और फिर कोरोना के भी नाम पर उसको बंद किया जा सका, वरना वो अभी चलता रहता वो। तो ये जो चीज़ है जिसमें कि मुस्लिम कौम सामने आई, बल्कि हमारी मुस्लिम खवातीन सामने आई, इस सब के सामने ऐसी आवाज़ें जो भी निकलती हैं, जो बोलते हैं, लिखते हैं, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात कर सकते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जो मुझसे बात करता है, अमेरिका से बात कर रहे हैं, ब्रिटेन से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ, सीधे सीधे बताता हूँ मैं। और सब कानून के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर बोलता हूँ मैं बाहर की बात नहीं करता। मैं जो उसके अंदर है, जो हमको हुकूक मिले हुए हैं, जो कानून है, जो दस्तूर है, उसी की बात करता हूँ। जी, तो क्या आप इस डर से लड़ेंगे, क्योंकि ये डर तो पूरे समाज को दिखाया जा रहा है आपके जरिए, आप इस डर से लड़ेंगे या सरेंडर करेंगे? नहीं नहीं, तो हम तो लड़े रहे भाई। ट्वीट के बाद जो इतना हंगामा हुआ, जो कोर्ट में केस हुए, कि हम लड़े नहीं उससे, या ये कि जो उन्होंने एफआईआर किया उसके खिलाफ हमने किया नहीं, क्या हाई कोर्ट से हमने बेल नहीं ले आए, सब हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सब कानूनी तरीके से, हम कोई गैर कानूनी काम करने पर यकीन नहीं रखते और सरेंडर पर भी यकीन नहीं रखते। अगर ऊपर से यानी सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे खिलाफ आ जाएगा तो हम चुप हो जाएंगे, ठीक है भाई, जुल्म है। इससे पहले बाबरी की जमीन जुल्म से ले ली ना उन्होंने, लेकिन चुप हो गए हम लोग कि भाई चलिए, हम भी महज़ब एक समाज का हिस्सा हैं। अगर सबसे बड़ी अदालत कहती है ठीक है तो हम चुप हैं। हम जानते हैं कि गलत है वो,
लेकिन फिर भी चूंकि एक महज़ब सोसाइटी में एक हद होती है, उस हद के बाहर नहीं जाना चाहिए, उस हद के अंदर ही हम हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बताया आखिर में जिस तरीके से कि लड़ाई जारी है और लड़ाई जारी रहेगी, और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको लेकर अपने महज़ब तरीके से अपनी लड़ाई का सिलसिला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इंसाफ मिले या नहीं मिले ये एक अलग मसला है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो ही मान्य होगा। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर ऐसे ही कुछ और सवालात अगर उभरेंगे तो फिर आपसे जानने समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों तक बात जाए, क्योंकि एक तरफा जो चीज़ें जाती हैं उससे बहुत लोगों के अंदर गलत मैसेज चला जाता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए सर।